नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा घटना चक्र। घटना चक्र जो कि 2024 का पुनरावलोकन है, जिसमें हम बात करेंगे आज सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाया है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी पॉइंट है वो सभी हम कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। तो प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो पाषाण काल करना है, फिर सैंधव सभ्यता और संस्कृति, वैदिक काल हो गया, बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध, शैव हो गया, छठी शताब्दी या छठी शताब्दी, फिर यूनानी आक्रमण, मौर्य। तो ये सभी चैप्टर बाय चैप्टर में करते हुए जाऊंगा। हर एक चैप्टर में मैं बताऊंगा, पहले उसका नोट्स पढ़ूंगा। नोट्स के में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है, वो सभी मैं आपको बताता रहूंगा। उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए यूपीएससी से लेकर जितने भी स्टेट एग्जाम है, उन सब में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सब की बात हम करेंगे। आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं और सबके लिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी फैक्चुअल चीजें और सभी कॉन्सेप्चुअल चीजें, सभी चीजें इसमें रहती है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको घटना चक्र जरूर करना चाहिए। आज हम प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले बताएंगे आपको पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल से संबंधित जितने पॉइंट्स होंगे सभी कवर हो जाएंगे। आपको पाषाण काल से संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। चलो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको समसामयिक यानी करंट अफेयर के भी वीडियो मिलेंगे। साथ में विधिवत रूप से मैंने ये प्रारंभ किया है, हर एक दिन आपको 2 से 3 वीडियो आएंगे। और आपका जितने भी आगामी एग्जाम्स है, प्रीलिम्स एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो आरओ यूपी का आरओ एग्जाम है, और भी जितने भी स्टेट है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में सबसे पहले देखते हैं नोट्स कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उन्हें पाठ्य अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि वो पढ़े नहीं जा सकते। साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। जब से लिखित विवरण मिलता है वह ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल हो गया जहाँ लिखित विवरण मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल हो गया साक्ष्य लेकिन पढ़े नहीं जा सकते हैं, और जहां पे कोई साक्ष्य नहीं मिलता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो तीनों पॉइंट हो गए यहाँ पे कवर। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत भी सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, आहड़ और जौरवे आती है। तो किस किस के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं? तो आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है, तो वहीं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता करते हैं तो वहां पे आहड़ संस्कृति और जौरवे संस्कृति आती है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है, तो छठी शताब्दी से मान के चला जा सकता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हमारा जो ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। तो सन 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान यानी कि शोध प्रारंभ हो गया था। और पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ये है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 प्रकार की जो पाषाण संस्कृति के रूप में समझा जाता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उपकरणों में विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं उपकरणों की भिन्नता के कारण जो है पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसको बोलते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर तो अब इसमें दूसरा है कि मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अब है पूर्व पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्रूड उपकरण जैसे हस्तकुठार, खंडक और विदारणी। फिर है मध्य पुरा पाषाण काल जिसमें फलक उपकरण मिलते हैं, जैसे कि चाकू वगैरह, चाकू जैसे पत्थर जो चोनदार पत्थर होते हैं जिसमें चोन होते हैं, तो उस प्रकार के फलक उपकरण उसको बोला जाता है। फिर है उच्च पुरा पाषाण काल जिसमें तक्षणी और खुरचनी उपलब्ध है। तो ये 3 हो गए पुरा पाषाण काल के क्या चरण हो गए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, इससे चापिंग फेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जाता है।
फिर सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम और अत्तीरम्पक्कम से हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए। तो ये दोनों शब्द पूछे जाते हैं, पल्लवरम और अत्तीरम्पक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में है। और यहाँ पे हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण मिलते हैं, यानी कि हैंड जो कुल्हाड़ी होती है उस प्रकार के उपकरण यहाँ से संस्कृति दिखाई देती है। फिर इस संस्कृति के अन्य उपकरण जैसे क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? तो ये थे ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान पर पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। तो पहला हैंड एक्स कहाँ से प्राप्त किया गया था? पलवरम में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु के चेन्नई के पास में। किसने किया? तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ये प्राप्त किया था। और उनके मित्र विलियम किंग ने अत्तिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी नेक्स्ट है कि बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। कहाँ? तो बेलन घाटी में जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में यह अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल नेक्स्ट है इसमें कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। फिर देखते हैं उपकरणों के अतिरिक्त बेलन से लोहंदा नाला क्षेत्र के इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है? तो मध्य पुरापाषाण को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों के निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल का जो कालीन मानव का जीवन था कैसा था? तो पूर्णतः प्राकृतिक था, प्रकृति पे ही निर्भर था। भी प्रधानतः शिकार पर निर्भर थे। किस पे थे? तो शिकार पर ये लोग निर्भर थे तथा उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। इस युग में मानव मुख्यतः शिकारी था। तो पुरापाषाण युग में मानव का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? शिकारी था। और इस काल में मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल मात्र शिकारी था। उस समय पशुपालन और कृषि का कोई भी महत्व या कोई भी उसको मानव को ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 में हुई है, जब आर्कीबॉल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। तो मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार कैसे थे? तो सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानव का जो अस्थिपंजर है सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? तो मध्य पाषाण काल से प्राप्त होता है। गुजरात स्थित लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। तो गुजरात में लंगनाज स्थित है, कैसा है? तो मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण कालीन माधाह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण मिलते हैं। तो माधाह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हड्डी के और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने माधाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। किसने? तो जी.आर. शर्मा ने माधाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, जो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि माधाह की खोज किसने की थी? माधाह तो जी.आर. शर्मा ने। और इन्होंने ही उन जो माधाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। एक तो झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी तथा सिंग निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए। तो ये कहाँ पे? तो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में हड्डी तथा सिंग से निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में माधाह, सरायनहार राय और दमदमा 3 स्थानों से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त
या आभूषणों का उल्लेख मिलता है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? तो दमदमा में। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है तथा एक समाधान से 3 मानव कंकाल के साथ एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? तो ये दमदमा में कुल 41 तो समाधान प्राप्त हुए, लेकिन 3 जो है वो दफनाए हुए कंकाल मिले हुए हैं और शेष समाधान एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार से कुल 48 मिले हैं। तो ये चीज याद रखना, दमदमा में कितने मिले? कुल 48 मिले। इनको विशेष रूप से आपको याद रखना है। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव ये सब एक साथ दफनाए गए हैं। तो सराय नाहर में एक ऐसी समाधि मिली है जहां पे 4 मानव एक साथ दफनाए गए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 4 मानव सब एक साथ दफनाए गए कहाँ मिलते हैं? तो सराय नाहर में मिलते हैं। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी और कब्रें छिछली और अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल मिले हैं। कहां से? तो विंध्य क्षेत्र के लेखैया से। देखो यहाँ पे फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, आपको याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी भी जाती हैं। फिर देखते हैं अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है, पशुपालन का जो प्रारंभ है वो कब से प्रारंभ हुआ है? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक तो आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पड़ता है और दूसरा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। फिर एक मध्य पाषाण काल के मानव, यहां से देखते हैं मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, तो मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि भीमबेटका पहले तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहाँ पे किस प्रकार के शैल चित्र या चित्रकला मिली है? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। तो इसको विशेषकर आपको याद रखना है। अब तक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है और इनमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व की विरासत सूची में शामिल किया है। तो ये भी याद रखना कि भीमबेटका को यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल किया गया था। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन, अब देखो यहाँ से वहां पशुपालन बात थी तो पशुपालन मध्य पाषाण काल में पढ़ लिया। अब चलते हैं खाद्यान्न की तरफ। तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के में स्थित लहुरादेव है। तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? तो लहुरादेव जो कि संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरादेव से मिले। लहुरादेव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पड़ता है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 के ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल या धान के साक्ष्य वाला स्थल कोडिल्वा जो कि प्रयागराज स्थित के बेलन घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद चीन के यांगसी नदी घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। तो चीन की कौन सी घाटी है? तो यांगजी नदी जो है नदी घाटी, यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व चावल के उगाया गया था। तो वहीं मक्का के साक्ष्य यानी मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया जाता है।
उसके बाद मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति के से लेकर मेहरगढ़ में या मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल बुर्जहूम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। ये पूछा जाता है कि मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला है, तो बुर्जहूम। बुर्जहूम कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, तो गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। तो इस पुरा स्थल की खोज किसकी, तो बुर्जहूम की बता रहा था। बुर्जहूम की खोज किसने की थी, तो डी टेरा और पीटरसन ने की थी 1935 में। गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। तो गुप्त कराल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थित है। गुप्त कराल का अर्थ होता है कि कुलाल अथवा कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन कार्य करते थे। चिरान जो कि बिहार में है, बिहार के सारण जिले में है स्थित है। यहाँ से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चिरान से क्या प्राप्त हुआ है, तो नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए। कहाँ से, चिरान से। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। तो यहाँ के कहाँ के, तो चिरान से प्राप्त जो उपकरण है वो हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण योगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक के बेल्लारी जनपद संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो राख के टीले कहाँ है, तो कर्नाटक के बेल्लारी के जनपद के संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। पिकली हल उतनूर आदि स्थानों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आग का उपयोग जो है वो नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब चलते हैं धातुओं के। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। तो धातुओं में कौन सा प्रयोग किया गया, सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। धातुओं में अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी धातु आई है, तो तांबे का आप विवरण दे सकते हैं। तो तांबे का प्रयोग किया गया सबसे पहले धातु के रूप में। इस चरण में पत्थर तथा तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणी का अर्थ होता है पत्थर और तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था को बोलते हैं ताम्रपाषाण। ताम्र मतलब तांबे का, पाषाण मतलब पत्थर। तांबे और पत्थर का जो मिक्स है संयुक्त प्रयोग करने की अवस्था को बोलते हैं ताम्रपाषाणिक। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई जाती हैं। तो पूछा जाता है कि भारत में ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्व भारत में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। उसके बाद देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरातत्व स्थलों की खोज हुई है। ये आहड़, बालाथल, बागौर, पोजियाना और गिलुंद है। तो ये क्या है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये खुदाई की गई है। तो वहां से ताम्रपाषाण कालीन युग की जो बस्तियां मिली हैं उनमें से आहड़ संस्कृति को बोला जाता है। आहड़, बालाथल, बागौर, पोजियाना और गिलुंद। ये पूरा स्थल बनास घाटी के स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो बनास नदी है तो उसकी घाटी पर स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो इसको बनास संस्कृति के अंतर्गत भी इसको कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था। तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या, ताम्रवती अथवा तांबे वाला जगह। गिलुंद, बालाथल, पोजियाना में घरों में चार दीवारी से घेरा गया था। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी मिलती है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिले हैं। तो कहाँ, तो गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहड़ संस्कृति जो कि 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है, जिसे कृष्ण लेपित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। कहाँ की है ये,
तो ये है आपका गिलुंद जगह है, गिलुंद राजस्थान में है, तो वहां की ये चीजें बता रहा है। अब चलते हैं कहाँ पे, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली। तो ये चारों या स्थान याद रखना कहाँ मध्य प्रदेश में है, मालवा, कायथा संस्कृति, एरन और नवदा टोली, ये प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरातत्व स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। तो खरगोन में स्थित है कौन सा, नवदा टोली, जो कि एक ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। और इसकी खोज एच डी सांकलिया ने की थी। किसकी, तो नवदा टोली की खोज किसने की थी, तो एच डी सांकलिया ने की थी। यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। कहाँ थे, तो नवदा टोली में। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। तो ये हो गई बात किसकी, तो मध्य प्रदेश में नवदा टोली वगैरह की। अब चलते हैं कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता की कनिष्ठ सामाजिक समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में ईमान गांव की बस्तियां किलाबंद है। तो मध्य प्रदेश के कायथा, एरन की पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। ये चीज पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा किलाबंद नहीं है, तो इनमें से अगर कोई आए तो वो किलाबंद नहीं है। मध्य प्रदेश के कायथा, एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र की इनाम गांव, ये सभी किलाबंद बस्तियां हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले के जोरवे, नवासा और दैमाबाद। तो अहमदनगर जिले के पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है अहमदनगर, वहां पे जोरवे संस्कृति, नेवासा और दैमाबाद, जो कि पुणे के चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश जो कि नंदुरबार जिला तथा नासिक जिले में है। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। तो ये सभी जिला जो स्थल है, पुरास्थल है, किसके हैं, तो जोरवे संस्कृति, जो कि 1400 से 700 ईसा पूर्व की संस्कृति मानी जाती है। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। तो जोरवे संस्कृति में प्रवरा नदी जो है, वहां पे गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा नदी, जिसके तट पर स्थित दैमाबाद जो कि सबसे बड़ा पूरा स्थल माना जाता है। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। तो नेवासा से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो पटसन से के साक्ष्य मिले हैं, जो कि जोरवे संस्कृति का ही एक स्थल है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। तो टोटीदार जो पात्र है वो जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान के रूप में माने जाते हैं। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण के घरों के फर्श में नीचे दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो जोरवे संस्कृति में जो मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने की साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अथवा इनाम गांव स्थित चूल्हों सहित कहीं कहीं कच्ची मिट्टी के मकान तथा गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। अब इसके पश्चात अवस्था जो कि 1300 से 1000 में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और 1 वृत्ताकार है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते हैं, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था, जो मुख्यतः सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ भी अन्नागार भी मिले हैं। तो ये भी चीज याद रखना कि जोरवे या इनाम गांव में भी अन्नागार मिले हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान और जिले के पांडुराजर डीवी पूर्व मेदिनीपुर जिले के महिष दल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार के सोनपुर और ताराडीह, जहां तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोडीदार तस्तरियां और गोडीदार कटोरे बनाते थे। तो इस प्रकार के जो था ये सब यहाँ पे प्राप्त हुए हैं।
अब चलते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण, देखो ताम्रपाषाण युग आए तो यही तीन नाम आपको याद रखने हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र जगह पर ताम्रपाषाण लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। तो ताम्रपाषाण युग के लोग क्या करते थे, मवेशी पालन करते थे और कृषि करते थे। वे गाय भेड़ बकरी भैंस चरा रखते थे, तो गाय रखते थे, भेड़ बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त बाजरे के भी खेती करते थे। तो कहाँ के, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के, पश्चिमी, यानी कि सब मिला के ताम्रपाषाण कालीन जो युग था उस समय का युग, ताम्रपाषाण कालीन के युग के लोग गेहूं चावल के अतिरिक्त बाजरे का भी प्रयोग या खेती करते थे। फिर ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे, मतलब बहुत ही कुशल थे, किसमें शिल्प कर्म करने में बहुत कुशल थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे, पत्थर का काम भी ये लोग अच्छा करते थे। वे कार्नोलियन, स्टेटाइट और क्वार्टर क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके तथा गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई तथा बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और कतलियां मिली हैं, तो मालवा में चरखे मिले, कतलियां मिली है, इससे ज्ञात होता था कि ये बुनाई और कताई का अच्छा खासा प्रयोग करना जानते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन तथा सेमल की रुई बनाने के धागे भी मिले हैं। फिर इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दंत के शिल्पी, चूना पत्थर बनाने और पकी हुई मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, तो ये भी याद रखना, मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव में भी मिली है, इसको विशेषकर याद रखना, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा प्रतिरूप है। मालवा तथा राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के वृषण मूर्तियां भी ये सूचित करती हैं कि वृषण यानी सांड धार्मिक पंथ का एक प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके के हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में समान तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम में, देखो ये चीज याद रखना कि महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में मृतकों को पूर्व से पश्चिम दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड वेरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित में था। सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, तो सबसे बड़ी निधि जो है वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट भी प्राप्त हुए हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां भी पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेलाइट और कर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा किए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिला है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारागाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है, तो दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारागाह संस्कृति के अधिक साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में प्रयुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार का एक विभाग के रूप में गठित किया गया। कब? 1871 में। तो वही 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को कार्यभार भी इसका ग्रहण किया गया। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं प्रश्न, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सब की बात करेंगे, विद डिस्क्रिप्शन बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पूरा चैप्टर को बता दिया है, कौन कौन से क्या क्या चैप्टर में है, आपको पूरा नोट के माध्यम से किस प्रकार से बताया वो सभी है। और इसके बाद भी मैं आपको शॉर्ट में भी चीजें बताऊंगा आगे चल के। पहले घटना चक्र कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उनको भी मैं कराऊंगा। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में आपको टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगा। उसके बाद में जो पूरा फुल लेंथ टेस्ट है उसको भी लेकर आ रहा हूं जल्द से ही। सभी चीजें आपको विधिवत रूप से चैनल पे उपलब्ध मिलेंगी।
अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे क्या थे। तो देखो ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है अच्छे खासे नोट्स में, तो यहाँ से भी आप अपना जो है अपना देख सकते हैं मैं क्या सही कर रहा हूँ। तो इसका बी और सी, बी और कौन सा हो सकता है, तो पहले तो आपको बी तो पता ही होगा, बी और ए दोनों हो सकते हैं इसका आंसर। तो ए और बी यहाँ पे आपके दोनों आंसर होंगे इसका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार, ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि उत्तर ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय में सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया गया। किसने, तो थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818-1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की युगीन विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस तथा वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। तो ये तीनों लोग किस गतिविधि से जुड़े हुए थे, तो ये सभी लोग पुरातत्व उत्खनन थे। अलेक्जेंडर री और लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स वर्गेस, वाल्टर, ये सभी उत्खनन थे प्रमुख। इन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास में काम किया है। तो दक्षिण भारत के ही मेनली इतिहास के रूप में उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो मैंने बता चुका हूँ पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल युग से माना जाता है पशुपालन का साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य होने के लगते हैं और ऐसे साक्ष्य जो है भारत के आदमगढ़ यानी कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। देखो सभी प्रश्न कहाँ से, तो जो भी मैंने नोट्स पहले बताए सभी प्रश्न यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो आपको नोट्स इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि रिविजन भी हो जाएगा आपके इससे ऐसे। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कहाँ अभी बताया मैंने, तो आदमगढ़ और बागोर से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी के उपकरण महादाह से प्राप्त हुए और सराय नहर से प्राप्त हुए हैं। किसके, तो हड्डी के उपकरण। मध्य पाषाण कालीन महादाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। जी.आर. शर्मा महादाह के 3 क्षेत्रों को उल्लेख किया है। वही झील क्षेत्र हो गया, एक बूचड़खाना संकुल क्षेत्र हो गया, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र हो गया। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी और सींग के उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए हैं। सराय नहर से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, इसलिए ये भी दोनों कथन सही होंगे, दोनों ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ मिले हैं, तो क्वेश्चन का आंसर वही है, कहाँ से, सराय नहर और महादाह से। दोनों आंसर आपके सही है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं आपको, निम्नलिखित पाषाण कालीन स्थल में भौगोलिक क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसको लगाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपको पता होना चाहिए कि पैसरा कहाँ है, लेखैया कहाँ है, बीरभान कहाँ है और माधा कहाँ है। तो आपको लगाना कहाँ से है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो सबसे पश्चिम में आपका हो जाएगा माधा, उसके बाद में लेखैया, उसके बाद में पैसरा, उसके बाद में बीरभानपुर। अब जो महादाह है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पैसरा बिहार में है और बीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में, ये पूर्व में पड़ जाता है, ये पश्चिम में, तो इसलिए पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मालम कंकाल मिले हैं, तो दमदमा मैंने बताया, दमदमा से एक कब्र में 3 कंकाल मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर, मादाह और दमदमा का उल्लेख मिलता है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान और 1 समाधान 3 कंकाल वाला एक साथ मिले हैं, तो मिलाकर कुल 48 हो जाता है, और शेष में 1-1 कंकाल मिले हैं। तो इस प्रकार से दमदमा इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई है? दो, खाद्यान्नों की पशुपालन। अगर पशुपालन की बात आती है तो मैंने आपको बताया मध्यपाषाण काल, यहाँ पे खाद्यान्न की बात करिए तो आपको नवपाषाण काल लगा देना है, बिना सोचे समझे। नवपाषाण काल खाद्यान्नों का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? नवपाषाण काल में। और यही समय था जो मानव जो है या मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। तो नवपाषाण काल से ही कृषि कार्य करने लगा, लेकिन पशुपालन की बात आती है तो हम मध्यपाषाण काल लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य वही नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा सन 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो वही नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ है। ये देखो 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया था एग्जाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न में करा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम अगर प्रयुक्त पूछेगा अनाज तो आपका जौ हो जाएगा। और धातु के बारे में पूछेगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरहम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया था। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर तथा एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लौरा देव से आपको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो लौरा देवी में तलब लगाना है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है, लौरा देव। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोडिलवा जो कि प्रयागराज स्थित बेलन घाटी में पड़ता है, यहाँ 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प होगा, परंतु लहुरा देव न होने के कारण मेहरगढ़ ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसको विशेषकर आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ साक्ष्य मिलते हैं? तो आपको वही मेहरगढ़ी लगाना है, क्योंकि यहाँ पूछा है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र स्पष्ट रूप से बोल दिया तो आप मेहरगढ़ी इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वही मेहरगढ़ के पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम क्षेत्र तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अगर चावल का पूछता है तो आप लौरा देव लगाएंगे, कुड़िलवा लगाएंगे, लेकिन कृषि के साथ से पूछता है तो आपको मेहरगढ़ की तरफ ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरातात्विक पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के साक्ष्य प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान थे। तो ये दोनों है आपको विकल्प सही है, तो ये दोनों विकल्प ही आपको सही है। 21 में पूछा गया था, आर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही बताना है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सही है। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, तो ये दोनों आंसर ही आप सही है। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला धनी रहा है। ज्ञातव्य है कि बेलन घाटी प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित कोडिलवा को लंबे समय तक विश्व की धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण रहा है। इस तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लौरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में ही स्थित है, इसीलिए कथन एक सही है। और उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थानों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ और धान के साक्ष्य मादहा तथा धान के साक्ष्य कोडिलवा में प्राप्त हुए हैं, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन, यहाँ स्थायी जीवन पूछा है तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से, जहां से कृषि वगैरह वहीं से स्थायी जीवन भी आपको दिखाई देता है। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है, जबकि किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा में प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 और 3500 आता है। विकल्प डी ही सही होगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल के पशुपालन वगैरह का तो बागौर में मिले हैं, तो ये चीज विशेषकर याद रखना। देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य होने के पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश नर्मदापुरम के आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा के बागौर में स्थित है। और चूंकि यहाँ पे आदमगढ़ नहीं दिया है तो बागौर दिया है, तो बागौर भी तो है, तो बागौर जो कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है बागौर। और जबकि अगर यहाँ पे आपको अगर नर्मदापुरम का आदमगढ़ भी दिया होता तो दोनों अक्षर आपको सही होता, आदमगढ़ भी बागौर भी। अगर एक आदमगढ़ दिया होता बागौर नहीं दिया तो बागौर सही होता, और आदमगढ़ दिया है तो आदमगढ़ सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको चार कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो चार कोलिथिक युग किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को चार कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता के बारे में। देखो, आहड़ संस्कृति की सभ्यता के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है, तो उसी को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आंसर देना है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। हाँ, तो आहड़ संस्कृति ताम्र संस्कृति के रूप में ही आता है, तो उसी के लिए ये सही होगा। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखो, चावल से परिचित थे तो ये गलत हो गया, नहीं थे हो गया, गलत हो गया। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। हाँ, धातु का काम था। यहाँ के काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्य रूप से सफेद रंग की ज्यामिति उकेरी गई है। तो 1, 3 और 4 आपका बिल्कुल आहड़ सभ्यता के बारे में सही आंसर होना चाहिए। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये 2021 में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृति है। आहड़ संस्कृति के लोग मुख्यतः कृषक और पशुपालन, कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। वे लोग गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहड़ एक नाम ताम्रवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ पे काले और लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, तो इसीलिए ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ में पुरा पाषाण से स्थल से लेकर और कहां तक, तो हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो HD सांकलिया ने कराया था नवदा टोली का उत्खनन। नवदा टोली किसने? HD सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो आपको मध्य प्रदेश में नवदा टोली अवस्थित है। नवदा टोली कहाँ? तो मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। तो इसमें से बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान क्या? तो मृतक को दफनाने के लिए स्थान के रूप में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाणकालीन स्थल है? तो संगनकल्लू मैंने बताया था, संगनकल्लू। तो कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नव पाषाणकालीन पुरास्थल जहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका के गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि भीमबेटका किस राज्य में अवस्थित है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए कि किस राज्य में अवस्थित है भीमबेटका। खैर फिलहाल में मैं आपको बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका
प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। किसका है? हाथी के, सांबर के और हिरण के चित्र हैं। ये अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 500 चित्र प्राप्त। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपका भीमबेटका ही होगा। भीमबेटका इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर भी आपका भीमबेटका ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यानी कि भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? तो ये की थी बीएस वाकरसन ने इसकी खोज की थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज सन 1957 में बीएस वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीमबेटका की खोज किसने की थी? सेम क्वेश्चन है। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया कि विष्णुधर वाकड़सन ने की थी। विष्णुधर वाकड़सन इनका पूरा नाम है। भीमबेटका की खोज श्री विष्णु श्रीधर वाकड़सन ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान में विष्णुधर लिख दिया था, तो इसीलिए इसका आंसर भी विष्णुधर ही माना था। नेक्स्ट है कि गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो कहाँ पे? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर मेरठ के पास में है। गंगा यमुना दोहाब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृत के साथ हुई जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरिक कैरिक मृदभांड कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हस्तिनापुर की खुदाई किसने की थी? तो बीबी लाल के निर्देशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों में के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर दफनाते थे। लेकिन वही बात करें कि दक्षिण भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की दिशा। लेकिन यहाँ पे पूछा है महाराष्ट्र के लोग, तो यह उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर दफनाते थे। एक्सप्लेनेशन है कि महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों के मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में क्या क्या मिला है? तो मिट्टी की हड्डियां मिली है, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ मिला है? तो ये मिला है बुरजोम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित निकट स्थित बुरजोम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहीं की प्रमुख विशेषता है। कहाँ की? तो बुरजोम की विशेषता क्या है? गर्तावास यानी कि गड्ढे वाले घर की यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले? तो बुरजोम जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सेम क्वेश्चन है कि गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अभी मैंने बताया आपको बुरजोम में गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलान करना है, मैचिंग करना है दोनों का। तो एक तरफ पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, दूसरी तरफ उसका स्थान है भीमबेटका, बुरजोम, बनास और सोहन या सोन नदी। तो पुरापाषाण काल का मानते हैं तो सोहन या सोन नदी घाटी। मध्यपाषाण का मानते हैं तो भीमबेटका मध्यपाषाण काल की है। नवपाषाण काल बोलेंगे तो नवपाषाण काल तो बुरजोम नवपाषाण काल है, और ताम्रपाषाण काल में बनास नदी या बनास घाटी जो है, जो कि राजस्थान के वो है नवपाषाण काल के।
अब इसके एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी वही है कि पूरा पाषाण काल सोहन या सोन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल भीमबेटका, नव पाषाण काल बुरजूम और ताम्र पाषाण काल जो कि बनास घाटी स्थित है। नेक्स्ट है सूची वन सूची सेकेंड। तो एक तरफ है पुरातात्विक स्थल है कि एक तरफ वर्तमान स्थान है। तो नेवासा नेवासा कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में, नेवासा हो गया महाराष्ट्र में। ईसमपुर ईसमपुर कहाँ है? तो ईसमपुर हो गया कर्नाटक में। और डिडवाना कहाँ है? तो राजस्थान में। और गुड़ियाम गुफा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ये इसका मैच हो गया। देखिए यहाँ पे है नेवासा, नेवासा तो महाराष्ट्र में, तो नेवासा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में। डिडवाना राजस्थान और गुड़ियाम गुफा जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक शहर एक तरफ ख्याति का कारण है। इनमें से कौन सा सही सुमिलित है बताना है। तो पहले वाला तो आपका गलत है, बुर्जहोम। यहाँ पे शैलकृत देव मंदिर नहीं, यहाँ पे क्या है? तो बुर्जहोम वही गर्तावास वगैरह है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है चंद्रकेतुगढ़ जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये टेराकोटा कला सही है। गणेश्वर जो कि ताम्र कलाकृतियां हैं, ये भी सही है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। 2021 आईएएस में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बुर्जोन नामक नव पाषाण काल पुरा स्थित जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। किसकी? तो बुर्जोम की। इसका इस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या मिला है? तो गर्तावास मिले हैं। और नेक्स्ट इसी में है कि चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल में टेराकोटा कला की नई उदाहरण मिले हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल का एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर जो कि राजस्थान प्रांत में स्थित एक ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है कि विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मानव कंकाल मिले हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ, लेखैया से सर्वाधिक कंकाल जो कि विंध्य क्षेत्र में आता है वहां से मिले हैं। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विवर्ष के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय संख्या 1 के नव मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल अस्थियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से दो कथन और कारण है। कथन कारण बताना है आपको। पहला है कि अब कथन ए कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में के अंत में गंगा नदी में प्रवचन किया। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये भी सही है। ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है। इसी के कारण वहां पे क्या आ गया था? तो भूतल नूतन काल का जो था गंगा नदी घाटी का प्रवचन किया था। तो ये दोनों कथन आपके सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। देख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पे। देखिए जी आर शर्मा ने सराय नहार में खुदाई के बाद इस अवधारणा दी है कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। तो ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्यालय है। तो ये संस्कृति विभाग का ही एक कार्यालय है। कौन सा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किनको कहते हैं? तो कनिंघम को बोला जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 93 को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये भोपाल में अवस्थित है। क्या? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो भोपाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न है
कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस प्रकार से मैंने पूरा पाषाण काल जो है, पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सभी करा दिए हैं। घटना चक्र का यह पहला वीडियो था। इसके बाद मैं शुरू करूंगा घटना चक्र का सेकेंड वीडियो। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता और इसकी संस्कृति के बारे में। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अच्छे से अगर आपने नोट्स कर लिया, नोट्स में करा रहा हूँ, साथ साथ में क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, उनका आंसर और एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा स्पीड स्लो कर दीजिए तो मैं स्लो कर दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके किस प्रकार से स्पीड, यही स्पीड से पढ़ाएं आप लोगों को या इससे थोड़ा कम स्पीड कर दे तब बताएं, या फिर इससे ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन चाहते तो वो भी मैं दे सकता हूँ, वो भी मैं दे सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जितना भी इसमें दिया हुआ घटना चक्र में उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी वीडियो में थोड़े थोड़े करके आगे चल के वीडियो लाऊंगा, उससे भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ साथ में अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको पूरी प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजें आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगी। आगे चल के पीसीएस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी या फिर जो भी नोट्स होंगे वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में मैं इस चैनल पे आगे चल के आपको क्या नाम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। साथ साथ में प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं वो सभी प्रैक्टिस सेट में वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।